आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, शेल एंड इंट्रोडक्शन टू शेल। सेल आखिर है क्या? दिस इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एज वेल एज बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। ठीक है, कोई भी जीवित है, जीवित प्राणी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट, जैसे कि एक ब्रिक होता है, ईंटा, वो एक एक ईंटा से मिल के एक पूरा मकान तैयार होता है। उसी तरह एक ह्यूमन बॉडी में हर एक सेल से मिल के बना होता है। सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहला ब्लॉक क्या है? सेल। सेल से मिलके बना होता है, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट, जैसे अगर लीवर है और स्टमक है, यहाँ भी जो जीन एक्सप्रेस होता है उस अनुसार काम होता है। हर एक सेल में सिमिलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होता है, लेकिन जो जीन एक्सप्रेस होता है वही काम होता है वहाँ पे। तो ये फंक्शनल बेसिस पे भी एक यूनिट का काम करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एज वेल एज द बायोलॉजिकल यूनिट। कोई भी जैसे ओवा हुआ, स्पर्म सेल हुआ, ये भी एक सेल है। अब यही रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये बायोलॉजिकल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग फिर दो तरह के होते हैं, प्रोकार्योट्स हो गया, प्रोकार्योटिक सेल, एंड द यूकैरियोटिक सेल। यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना होता है, तो उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स जो मोर देन वन सेल, जिसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। हम लोग इस तरह से भी, वैसे तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स याद रहेगा, जो यूट्यूब देखता है, जिसके पास लग्जरी है, जिसके पास मोबाइल है, वो यूकैरियोट्स। ये रिच है और ये पुअर है, जिसको प्राइमरी नीड्स भी पूरा नहीं हो पाता है, वो है प्रोकैरियोट्स। अब इन दोनों का क्या डिफरेंसेस है? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस होता है? जैसे मैंने बताया, यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, इसमें प्राइमरी नीड्स भी पूरा नहीं हो रहा है। ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। यूकैरियोट जो यूट्यूब देख रहे हैं, जिनके पास मोबाइल है, जो रिच है, वो मल्टी सेलुलर है। और दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है? अमीर गरीब वाला डिफरेंसेस है, रहन सहन का डिफरेंस है, क्लोथिंग का, मैन पावर का, यही सब का डिफरेंस है। तो आर से हो गया राइबोसोम, ये रिच है, यूट्यूब देख रहा है, यूकैरियोट से रिच है। इसमें राइबोसोम जो होता है वो 60S और 40S होता है। इसमें होता है 50S और 30S। राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम वो है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ऐसा भी मान सकते हैं कि हाँ, वो घर में जो किचन है वो राइबोसोम है, क्योंकि वहाँ मेन प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। खाना तो दाल चावल ही है, तो इसमें है कि हाँ, एक पद 50 से एक ऊपर हो गया, 60 है, यहाँ 30 है, 40, तो दाल चावल ही इसमें भी खा रहा है, इसमें भी खा रहा है, बस ये नान है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी खा रहा है, तो एक ग्रेड ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब देखते हैं ना, ये रिच है। अब आ गए हम लोग शेप पे, सॉरी साइज। तो ये बड़े घर का है, तो ये ज़्यादा बड़ा, 10 to 100 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। इसका होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या हुआ? 10 to the power -6। ठीक है, और डी से हो गया डीएनए। डीएनए जो रिच है, उसमें जैसे हम लोग यूकैरियोट्स होता है कौन है? यूकैरियोट्स ऑल प्लांट्स, एनिमल, जितना मल्टी सेलुलर है। और ये यूनिसेलुलर में आ गया बैक्टीरिया, और इसमें ऑल एनिमल एंड प्लांट, अलगी, फंगी, सब कुछ। तो इसका जो डीएनए, ह्यूमन बीइंग, सब इसमें आ गया।
तो डीएनए जो होता है लीनियर फैशन में रहता है, और बैक्टीरिया का जो होता है वो सर्कुलर होता है, जैसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। और इसमें सी से हो गया सेल वॉल। इसमें सेल वॉल ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इसमें भी यूकैरियोट्स में, प्लांट्स में सेल वॉल होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, प्लांट्स में होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों होता है। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों होता है, ठीक है। मैन पावर, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। एक तरह से कहा जाए तो एम से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सारा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ इसमें होता है यूकैरियोट्स में, जो यूट्यूब देख रहे हैं जो रिच है, और इसमें नहीं होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसलिए न्यूक्लियस भी यहाँ पे तो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और इसमें डीएनए फ्री फ्लोटिंग होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सब डिफरेंसेस है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। और एक इसमें यूकैरियोट्स में माइटोसिस म्यूसिस से रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें बाइनरी फिजन, दो में टूट जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस से। अब हम लोग सेल के स्ट्रक्चर पे आते हैं। सेल कितना छोटा सा है, बच्चे की जान लोगे क्या? तो सेल का हो गया मर्सी, बच्चे की जान लोगे क्या? तो ये बच्चा है, इस पर दया करना है, इतना छोटा सा होता है। सेल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो हो गया मर्सी। इसका स्ट्रक्चर को जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एम से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से हो गया राइबोसोम, सी से हो गया सेल मेम्ब्रेन, और वाई, बताइए ये वाई नहीं है, ये ऐसे वाई है ना, ये वाई नहीं है, ये कोरोना काल में सटा हुआ है, देखिए भी है और ऐसे एस है, भी और एस है, ये दोनों को अलग कर देना होगा। बी हो गया, एस हो गया, तो भी से हो गया वैक्यूल, और एस से हो गया स्केलेटन। स्केलेटन जो सेल में होता है वो साइटोस्केलेटन उसे कहते हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये चारों तरफ से जो घेरा हुआ है, ये दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर हम लोग इसको इनलार्ज करके देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो देखते हैं कि हाँ ये ट्रिपल लेयर की तरह दिखता है, ट्रिपल लेयर है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप एंड प्लस लिपिड, फॉस्फोलिपिड। इधर हेड होता है और टेल होता है, फिर इधर भी हेड होता है, इधर टेल होता है, हेड होता है, टेल होता है, यहाँ हेड है और ये टेल है। टेल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसे वाटर से डर लगता है। फोबिया मीन्स डर, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से डर लगता है, तो ये अंदर की ओर छुपा हुआ है। यहाँ भी सेल्स के अंदर भी यहाँ पे फ्लूइड होता है, ये बाहर भी फ्लूइड होता है, इसे डर लग रहा है तो ये अंदर की तरफ छुप गया है। और ये जो एंड होता है ये हाइड्रोफिलिक है, इससे पानी से प्यार है, ठीक है, तो ये बाहर की ओर रहेगा। अब ये हेड है और ये टेल है। अब इसे बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये हेड है और ये दो टेल है, इस तरीके का है। और ये फॉस्फोलिपिड है और यहाँ पे तो ये दोनों लिपिड है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो लिपिड में भी ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। और ये क्या है, फैटी एसिड, फैटी एसिड, दिस इज़ फॉस्फेट ग्रुप। अगर ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन है तो यहाँ फिर कोलिन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मैंने बहुत सारा फॉस्फोलिपिड होता है, सेल मेम्ब्रेन में बहुत तरह के फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन
ऐसे होते हैं। तो अगर हम इसको इलाज करते हैं तो ये हेड जो बना होता है वो ग्लिसरॉल का बना होता है, और ये जो दो टेल है ये फैटी एसिड का बना है। दोनों ही लिपिड है, इसलिए फॉस्फोलिपिड। ये लिपिड हो गया और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो बाहर की तरफ रहेगा, यहाँ भी अंदर की तरफ है, और बीच में हाइड्रोफोबिक एंड रहेगा। तो ये डार्कली स्टेंड होता है और ये पेल स्टेंड होता है। अब इसमें क्या प्रोटीन भी रह सकता है? ये तो लिपिड का बना होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन भी रहता है। कोई प्रोटीन होता है जो सिर्फ आउटर, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो आउटर मेम्ब्रेन में ऐसे है, इनर मेम्ब्रेन में भी रह सकता है कोई प्रोटीन, और कोई प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन होता है इसमें फॉस्फोलिपिड तो हो गया। अब इसमें कभी कभी प्रोटीन भी रहता है। तो प्रोटीन जैसे है कि आउटर सेल मेम्ब्रेन में है, ये इनर सेल मेम्ब्रेन में है। कोई है कि दोनों ही मेम्ब्रेन, इतना बड़ा सा प्रोटीन है तो इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और कोई तो होता है कि ऐसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि यहाँ बीच में एक चैनल क्रिएट हो जाता है जिससे न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान हो सकता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, इस तरीके से। और ये जो बाहर आउटर सेल मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन होता है इसे हम लोग कैम कहते हैं। कैम, कैम क्या है? सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक सेल दूसरे से सटा होता है इसकी मदद से, सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल जैसे वो सटा होता है, कैम प्रोटीन, ये कितने तरीके का हो सकता है? OMG, ओ माय गॉड, ये हो गया जोना ऑक्लूडेंस। जोना ऑक्लूडेंस, M से हो गया मैकुला एडहेरेंस, ठीक है। और G से हो गया गैप जंक्शन। A भी आगे लगा देते, A हमेशा आगे आना चाहता है, ठीक है। इससे हो गया जोना एडहेरेंस। इतने तरह के कैम प्रोटीन होते हैं जिसके द्वारा सेल दूसरे सेल से जुटा होता है। जोना ऑक्लूडेंस नाम से ही है, एकदम ऑक्लूड कर दिया है। अब इसके आर पार कुछ नहीं हो सकता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ एपिथेलियम है तो यहाँ से फिर नाइट्रोजनस वेस्ट अंदर चला जाएगा सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे जोना ऑक्लूडेंस होता है। मैकुला एडहेरेंस, एक पैचेस के फॉर्म में, जब सेल एक दूसरे से सटे होते हैं एक पैचेस के फॉर्म में, पैच मीन्स स्पॉट, तो उसे कहते हैं मैकुला एडहेरेंस। मैकुला मतलब होता है स्पॉट। फिर जोना एडहेरेंस, ये तो ऑक्लूड कर दिया था ना, अब थोड़ा ही सा एडहेर रहे तो जोना एडहेरेंस उसे कहते हैं। फिर हो गया गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में एक खिड़की की तरह दो सेल के बीच में आदान प्रदान हो सकता है। एक जुटा होता है कि ऑक्सीजन, शुगर, अमाइनो एसिड ये सब आ जा सकते हैं फ्रीली, तो इसे कहते हैं गैप जंक्शन। तो ये 4 तरीके की कैम प्रोटीन होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन ऐसा सीधा भी नहीं होता है, कभी कभी इस तरीके का होता है, सीधा नहीं हो रहा है, ऐसे से प्रोजेक्शंस निकल रहा है। तो ये प्रोजेक्शंस फिर होते हैं, एक होता है विलाई होता है, एक होता है माइक्रोविलाई, एक होता है सीलिया, एक होता है फ्लैजिला, ठीक है। बहुत बेवकूफ़ है, सीधा रास्ते नहीं चल सकता, हमेशा टेढ़ा चलता है। तो बेवकूफ़, BWCF, बेवकूफ़ है ये। देखिए फिर यहाँ पलट गया है तो इसको सीधा कर देते हैं, BMCF। तो B से हो गया, यहाँ लिखते हैं BMCF। B से हो गया बैसोलैटरल फोल्ड। M से हो गया BMCF। C से तो हो गया सीलिया। M से हो गया माइक्रोविलाई। F से हो गया फ्लैजिला। एक सेल होता है, ये दूसरे सेल से, जैसे कि एक क्यूबॉइड मान लेते हैं, क्यूबॉइड, तो ये जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, ये वाला जो एक क्यूब का ये पोर्शन जो अंदर की तरफ फेस कर रहा है, और ये लैटरल है। सेल तो सर्कुलर नहीं ना है, स्फेरिकल है, वो चारों तरफ से है।
तो चारों तरफ से अटैच होता है, एक चारों फेसेस से अटैच है। तो ये ऐसा सीधा नहीं होता है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है और बगल वाले सेल से भी निकला होता है, वो आपस में इंटरडिजिटेट करके एक दूसरे से जुटे हुए रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द बेसोलैटरल फोल्ड। और ये माइक्रोविलाई हो गई, ये एपिकल सरफेस पे होता है। तो ये माइक्रोविलाई जो होता है वो सरफेस एक्सपोजर को बढ़ाते हैं। जैसे अगर इतना ही होगा तो अगर हम दूध गिराते हैं तो यहीं पे इस इतना ही तक फैल के रह जाएगा, और इस तरीके से होता है तो यहाँ पे फैला, यहाँ भी दूध गिरा, यहाँ भी दूध गिरा, तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है माइक्रोविलाई। अब ये है कि एक ही डायरेक्शन में ऐसे माइक्रोविलाई रहा, या नहीं तो कभी रहा कि इस तरह से है कुछ माइक्रोविलाई, कुछ इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो जो एक तरह से है वो स्ट्रैटेड अपीयरेंस देता है, स्ट्रैटेड लगता है कि स्ट्रैसन्स है, तो इसको कहते हैं स्ट्रैटेड बॉर्डर। हाँ, स्ट्रैटेड बॉर्डर माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई दो तरीके का हो गया, स्ट्रैटेड बॉर्डर और ये हो गया ब्रूस बॉर्डर, ब्रूस बॉर्डर। तो स्ट्रैटेड बॉर्डर एसआई यूनिट होता है ना, सीजीएस एसआई यूनिट इसे, तो एसआई ये इंटेस्टाइन में होता है। और ब्रूस बॉर्डर जो होता है ये गॉल ब्लैडर में होता है और किडनी में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वहाँ पे होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सीलिया। सीलिया भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है एपिकल सरफेस से ही, लेकिन माइक्रोविलाई बहुत छोटा होता है, सीलिया बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये लेस देन 1 माइक्रोन होता है और इसका होता है मोर देन 10 माइक्रोन इसका होता है लेंथ। तो ये सीलिया, इसके अंदर फिर हम लोग आगे जाके साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, तो साइटोस्केलेटन भी इसके अंदर घुस जाता है, साइटोस्केलेटन। तो हम सीलिया को ऐसे कट करते हैं तो फिर यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल होता है और ये 3-3 की जोड़ी में बना के होता है, 9 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 3-3 की जोड़ी में, और यहाँ बीच में 2 होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे सीलिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में। और सीलिया, और इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा तो फ्लैजिला होगा। ठीक है, तो सीलिया जो होता है ना वो एक ही डायरेक्शन में बीट करता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और या नहीं तो यूट्राइन ट्यूब में होता है, ओवा के प्रोपल्सन के लिए, मूवमेंट के लिए होता है। फिर ये फ्लैजिला जो होता है ये स्पर्म सेल में, ह्यूमन स्पर्म सेल में होता है, ये ज़्यादा बड़ा होता है। इसका मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होता है, ये इस तरह से पूरा वाइब्रेट करते हुए कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ताकि वो प्रोपल्सिव मूवमेंट से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये हम लोग प्रोजेक्शंस के बारे में जाने, इतना सब कुछ हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान रहे थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं मर्सी के ऊपर। तो अब हम लोग जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, फिर ये इनर मेम्ब्रेन होता है। तो इनर मेम्ब्रेन ऐसा आउटर मेम्ब्रेन की तरह स्मूथ नहीं होता है, इससे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। तो ये इस तरह से तो ये एक सेप्टा का फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ बीच में गैप रहता है, सेप्टा का फॉर्मेशन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसके बीच में मैट्रिक्स होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं होता है, यहाँ इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी सोर्स है। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, आउटर मेम्ब्रेन पे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं, और इनर वाले मेम्ब्रेन में जो कि सेप्टा बना रहा है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं, इस पे होते हैं रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। दिस इज़ अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ अब जा रहा है,
वो ओपन होता है आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ऐसे ओपन हो रहा होता है, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक में होता है कि राइबोसोम बैठा हुआ होता है जिसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसी के लूमेन से सटे हुए फिर कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसमें राइबोसोम नहीं बैठा होता है, तो डैट इज कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, वो राइबोसोम उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो राइबोसोम क्या बताया था मैंने, किचन होता है जहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये जो बन रहा है उसके पैकेजिंग में मदद कर रहे हैं, पैकेजिंग में मदद करके फिर किसे देने जा रहे हैं, गोल्गी एपरेटस को, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस यहाँ पे ऐसे, गोल्गी एपरेटस ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर एक स्टक किया हुआ लैमिला की तरह। तो ये सिस गोल्गी जो कि न्यूक्लियस की तरफ फेस कर रहा है, गोल्गी एपरेटस का पार्ट, जिसे अगर 4-5 गोल्गी है तो ये इस तरफ वाली गोल्गी को सिस गोल्गी कहते हैं। जो अपोजिट साइड में होता है उसे ट्रांस गोल्गी कहते हैं, ठीक है, सिस एंड ट्रांस, और बीच वाले को मिडिल गोल्गी कहते हैं। तो फिर ये पहले ले जाता है सिस गोल्गी के पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ पे ये कोरियर सर्विस है, ये पैकेजिंग सिस्टम है। फिर यहाँ से ट्रांस वाले मिडिल को देता है, मिडिल वाला ये जो न्यूक्लियस की तरफ फेस कर रहे हैं ये सिस है, और जो उसके अपोजिट है यहाँ पे है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है वो ट्रांस है, ठीक है। तो सिस वाला मिडिल को दिया, मिडिल वाला ट्रांस को दिया। अब यहाँ से फिर सेक्रेटरी वेसिकल एक एंड से अलग होने लगते हैं। तो ये सेक्रेटरी वेसिकल, अब इसे बाहर जाना हुआ तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन में अटैच होके ये बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी के बारे में जाना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया, गोल्गी भी हो गया। तो गोल्गी यहाँ पे एम से माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, एम से मेम्ब्रेन बाउंड, तो गोल्गी भी हो गया, ठीक है। अब आगे जाते हैं वैक्यूल। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात हो गई है। वैक्यूल, वैक्यूल जो होता है वो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स बन रहा है गोल्गी एपरेटस से, सेक्रेटरी वेसिकल। तो वैक्यूल जो होता है वो 3 तरीके का, सेक्रेटरी वेसिकल हो गया, सेक्रेटरी वेसिकल, एक हो गया लाइसोसोम, एक हो गया पेरोक्सीसोम। अब ये सारे स्पेस क्रिएट किए हुए हैं, जैसे वैक्यूल कहते हैं, अंदर में एक स्पेस है तो जिसमें सिक्रीशंस भरा हुआ है जो कि यूज़फुल है, तो डैट इज सेक्रेटरी वेसिकल। अगर इसमें लाइटिक इंजाइम्स भरा हुआ है तो ये दिस इज लाइसोसोम। अगर डिटॉक्सिफाइंग इंजाइम्स भरा हुआ है, मेनली लिपिड्स के लिए, लिपिड्स जो कि ब्रेन फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है, ब्रेन में बहुत सारे लिपिड्स होते हैं, तो अगर इसका म्यूटेशन हो जाता है, पेरोक्सीसोम अगर नहीं रहेगा पेरोक्सीसोम, तो ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। तो पेरोक्सीसोम जो होता है वो लिपिड को, स्पेशली लिपिड को डिटॉक्सिफाई करता है। ये लाइसोसोम भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बट मेनली टॉक्सिन्स एंड द बैक्टीरिया जो कि इन्वेड कर रहा है बॉडी को, तो उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और ये सेक्रेटरी वेसिकल तो ट्रांसपोर्ट पर्पस में यूज़ होता है। तो वैक्यूल के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आ गया एस से हो गया स्केलेटन, डेट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या हुआ, तो जैसे ये एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, यहाँ क्रोमैटिन है, फिर यहाँ पे ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के तरफ है वो वहाँ यहाँ पे स्टडेड रहता है राइबोसोम, फ्री भी रहता है राइबोसोम, और अकेला रहा तो मोनोसोम और ग्रुप में रहा तो पॉलीसोम कहते हैं। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्टडेड रहता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इधर गोल्गी हो गया, फिर पेरोक्सिसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर जो ये यहाँ पे एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है यहाँ पे, जिसे हम लोग साइटोजोल कहते हैं, ठीक है, साइटोजोल। फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज साइटोजोल प्लस ये ऑर्गेनेल जितने हैं ना, इनको साइटोजोल प्लस ऑर्गेनेल, दिस इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये साइटोजोल सिर्फ ऐसे फ्लूइड मटेरियल का नहीं बना होता है, इसमें एक हल्का सा ऐसे इसको थोड़ा सा रिजिडिटी देने के लिए इसमें एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, फाइबर टाइप का, जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, दैट इज साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन फिर कितने तरीके का हो गया? एक तो हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, वो ट्यूब की तरह बहुत सारा ऐसे फिलामेंट ऐसे से राउंड होके एक ट्यूब बना देता है। एक हो गया माइक्रोफिलामेंट, जब सिंगल इसका यूनिट होता है तो डैट इज़ माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट। और एक होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ये भी एक साइटोस्केलेटन है। अगर एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, इसे अगर काट देते हैं इस तरीके से तो फिर कैसा रिजल्ट आएगा? इस तरीके से मिलेगा। तो दिस इज जब द फाइनर डिवीजन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज सेंट्रियोल। इन सब का है कि हाँ फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाना, रिजिडिटी देना। तो सेंट्रियोल का क्या काम होता है? सेंट्रियोल का काम होता है जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तब स्पिंडल फॉर्मेशन बनाने का काम होता है इसका, ठीक है। तो ये भी सेंट्रियोल जो होता है वो साइटोस्केलेटन के अंदर आता है। और फिर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, उसमें फिर आगे में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे फिर प्रोटीन होता है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाद इंटरमिंगल किया हुआ ये जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होता है, इसमें ये एक मेम्ब्रेन टाइप का नहीं होता है, नेटवर्क लाइक होता है। 3 तरह की प्रोटीन का नेटवर्क बना होता है। तो वो 3 प्रोटीन कौन सा है? लैमिन ए, लैमिन बी एंड लैमिन सी। अब इसका जब म्यूटेशन हो जाता है ना तो प्रोजेरिया नाम का डिजीज़ होता है, जो कि पा मूवी में अमिताभ बच्चन को हो गया था, जो छोटे ही में बचपन में ही एकदम बूढ़े की तरह दिखने लगता है, प्रोजेरिया। क्योंकि ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का लॉस मैच्योरिटी को शो करता है। तो अगर लैमिन प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगा तो इसका मतलब है कि इसका स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस। तो प्रोजेरिया नाम का डिजीज़ हो जाता है, जो कि ओल्ड एज को दिखाता है, उसमें ओल्ड एज जैसे सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस विच इज़ अ हब फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम तो मैंने बताया कि हाँ यूकैरियोट्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जो यूट्यूब देख रहे हैं तो उनमें होता है 60S 40S, और प्रोकैरियोट्स जिसमें प्राइमरी नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती है उसमें 50S एंड 30S, ठीक है। तो ये राइबोसोमल सब यूनिट हो गए, एंड प्लस राइबोसोमल प्रोटीन प्लस RNA लाइगेटिंग एंजाइम एंड प्लस RNA स्प्लाइसिंग एंजाइम, इन सब से मिलके यहाँ पे न्यूक्लियोलस बना होता है। ये सारे ही चीज़ न्यूक्लियोलस के अंदर में होते हैं, ठीक है। और ये है क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन होता है जो कि 22 पेयर ऑटोसोम और एक सेक्स पेयर होता है, जिसको मैंने XY क्रोमोसोम हो गया तो 22 पेयर होता है, ठीक है। और एक सेक्स पेयर सेक्स XY हो गया मेल में और XX हो गया फीमेल में। तो अगर हम जैसे ये सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्रोमेटिन है, अगर हम लोग
क्रोमैटिन को अगर तो खींचते हैं, अगर बाहर मतलब खींचते हैं, तो क्या देखते हैं कि क्रोमैटिन जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का बना होता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये ऐसा सीधा नहीं होता है, इसके बीच बीच में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसके तरफ ऐसे घेर घेर के रहता है। दिस इज हिस्टोन, इसे हम लोग हिस्टोन कहते हैं। तो ये हिस्टोन जो होता है, फिर यहाँ पे ये H2A, H2B, H3, H4 और इसी तरह उस तरफ भी होता है। 2 H2A हो गया, 2 H2B है, 2 H3 है, 2 H4 है ये, और इसको टेल भी होता है, हिस्टोन टेल। ये ऑक्टामर, चूँकि 8 मॉलिक्यूल है ना, इसलिए इसको ऑक्टामर कहते हैं। तो ये बीच बीच में रहता है। तो इसके ऊपर करीब करीब 2 टर्न लगा के फिर ये क्रोमैटिन जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो बढ़ रही होती है। और फिर इसको भी खींचा जाए तो यह क्या दिखाई देता है कि हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। ये जो साइड वॉल हो गया, ये फॉस्फेट प्लस शुगर का बना होता है, और बीच में न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है, जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ अटैच होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो ये बीच में नाइट्रोजनस बेस होता है और यहाँ पे फॉस्फेट प्लस शुगर, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल। थैंक यू।